हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के चैप्टर 3 के इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नेशनल इनकम का पार्ट फर्स्ट है। सो नेशनल इनकम इज़ द सम total of factor incomes earned by normal resident of a country during the periods of an accounting year। जो नेशनल इनकम होती है वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम का मतलब है कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो भी इनकम होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो उनके द्वारा अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, जो एक अकाउंटिंग पीरियड में कमाई जाती है उसको जो है नेशनल इनकम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स निकलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम एंड सेकंड जो है नॉर्मल रेजिडेंट और एक जो है अकाउंटिंग ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर इनकम के बारे में बात करते हैं। जो फैक्टर इनकम है, हमें पता है कि जो फैक्टर इनकम है वो जो है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को दी जाती है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब लैंड का मतलब है कि हम लैंड को क्या पेड करते हैं इनकम के रूप में, रेंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लैंड को जो है हम एक भूमि को ही ले। यहाँ पे लैंड का मतलब है आप एक बिल्डिंग भी आपकी आ सकती है। अगर कोई बिजनेसमैन बिल्डिंग को रेंट के रूप में जो है यूज कर रहा है, या फिर वो जो है लैंड आपके पास एज ए एग्रीकल्चर के रूप में भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो है लैंड को जो भी हम यूज करने के बदले में रेंट देते हैं, वो हमारे पास रेंट जो है फैक्टर इनकम बन जाएगी आपकी। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज़ द लेबर। लेबर के मीन्स अपने पास आ जाती है कि जो हमारे पास वर्कर्स जो हैं काम करते हैं, उनको जो है लेबर्स को उसके बदले में हम जो है वेजेस देते हैं या फिर सैलरी वगैरह देते हैं। तो वो बन जाएगी आपकी फैक्टर इनकम, वेजेस एंड सैलरी। अब कैपिटल का जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है थर्ड हमारे पास है कैपिटल, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपिटल को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि कैपिटल जो है हमारे पास जितनी ज़्यादा हमारी कैपिटल में इंक्रीज होएगी, कैपिटल फॉर्मेशन होएगी, दैट इज़ द इंक्रीज इन द कैपिटल। तो जैसे कि हमारे पास अभी जो है 50,000 रुपीज़ हमारे पास पड़े हैं, हमने क्या किया, उसको जो है फर्दर जो है इन्वेस्ट कर दिया, या फिर हमने इसको जो है बैंक में फॉर 1 ईयर जो है इसको डिपॉजिट कर दिया, और उसके बदले में हमें एट लास्ट दम 1 ईयर हमें 60,000 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो हमारे पास जो है 10,000 जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे कैपिटल की इनकम होएगी। सेम थिंग आ गया आपके पास एंटरप्रेन्योर जो होते हैं आपके पास जो स्किल्स वर्क एक्टिविटीज़ आ जाती है यहाँ पे, स्किल्ड एक्टिविटी। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जो है एक बिजनेस के, उसको हम ओनर्स मानकर भी चलते हैं। ओनर्स मान के चलते हैं तो उनको क्या होता है एट द एंड प्रॉफिट या फिर लॉस। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बीच जो है स्किल्स एक्टिविटी आपके पास आ जाती हैं, जिसमें जो है आप फैक्टर्स की जो है आपको प्रॉफिट और लॉस होते हैं। इट मीन्स यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है, फैक्टर इनकम्स आर रिवार्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जो हम उनके बदले में जो भी रिवार्ड्स देते हैं दैट इज़ द फैक्टर इनकम।
अब सेकंड पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास आता है ट्रांसफ़र इनकम। स्टूडेंट्स, फैक्टर इनकम और जो है ट्रांसफ़र इनकम से सेपरेट है, डिफरेंट है। तो इसको भी क्योंकि हमने जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें छोटे छोटे सभी टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम आर अर्नड incomes. These includes old age pension, the senior scholarships to the students. जैसे कि हमने फैक्टर इनकम में कहा था कि दैट इज़ द अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, बट जो ट्रांसफ़र इनकम है वो जो है अनअर्नड है। अनअर्नड मतलब ये कमाई नहीं गई, इसमें ये कमाई जाती है, इसमें ये कमाई नहीं गई। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओल्ड एज पेंशन, जैसे कि हम जो सीनियर सिटीजन को ओल्ड एज पेंशन देते हैं, या जो है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है उनके टैलेंट के लिए स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, तो क्या यहाँ पर वो कमाते हैं? इसको नहीं कमाते हैं। वो सिर्फ उनका जो है खर्चा चलाने के लिए जो उनको गवर्नमेंट के द्वारा गिफ्ट के तौर पे दी जाती है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र इनकम। तो हम फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम को एक डिफरेंस के द्वारा भी हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफ़र इनकम, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र इनकम मीनिंग, जैसे कि अभी हमने कहा कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनके जो भी ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे, इन प्रोवाइड सर्विसेज के बदले में जो भी फैक्टर्स को इनकम मिलेगी, क्या क्या मिलता है? रेंट हो गया आपके पास, वेजिस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस टू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका जो ट्रांसफ़र ऑफ इनकम जो है, इसका मीनिंग इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहाँ पर जो कोई भी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं देती हैं, बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी किए ही उनको जो है ये इनकम जो है रिसीव्ड होती है। जैसे कि हम जो है अपने बच्चों को या किसी को भी गिफ्ट इन कैश दे देते हैं, या जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा, तो कोरोना में जो हमारे CMs वगैरह हैं वो सेंटर जो है अपने इकोनॉमिक पैकेज दे रही है कि आर्थिक पैकेज दे रही कि ताकि जो है हमारे देशवासियों को कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। तो ओल्ड एज पेंशन होगी, तो इस प्रकार जो है दैट इज़ द ट्रांसफ़र इनकम, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में दैट वो जो है ट्रांसफ़र की जाती है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने बताया कि अर्निंग कंसेप्ट, यहाँ पे जो फैक्टर इनकम है वो कमाई जाती है। रिसिप्ट कंसेप्ट, यहाँ पे सिर्फ जो है वो इंसान को मिलती है। रिसिप्टनेस्ट अब इस किसको मिलती है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किसको मिलती है? इट इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को। इट इज़ रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट्स। और ये जो आपके पास ट्रांसफ़र इनकम है ये किसको मिलती है? ये मिलती है जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर को या फिर गवर्नमेंट्स को। हाउस होल्ड को जैसे कि अभी हमने बताया कि आपके पास होगी ये ओल्ड एज पेंशन होगी, या फिर स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स होगी, या फिर जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपके पास अलाउंसेस हो गया। गवर्नमेंट को जैसे कि हम दान कर देते हैं, चैरिटी कर देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, तो सोशल वेलफेयर के लिए। तो एग्जांपल्स में वही रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पेंशन एटसेट्रा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफ़र इनकम के मीनिंग को पढ़ा है। अब यहीं से फैक्टर इनकम जो हमने नेशनल इनकम का एक जो पार्ट निकला था हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? एक अपने जो देश का निवासी होता है। एन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री एंड वूज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि डेफिनेशन में लिखा गया एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति, या इंस्टीट्यूशंस कोई भी संस्था जो कि सामान्य तौर से हमारे देश में निवास करती है, रहती है, और अपनी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस कंट्री में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे जो उसकी आर्थिक क्रियाएं हैं, जो भी उसकी बेसिक्स नीड्स के लिए जो है वो यहाँ पर परमानेंट रहता है, तो वो जो है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट
बन जाता है। अब यहाँ से जो हमारे पास निकलते हैं, जैसे कि एक रिसाइड्स होता है कि कौन रहता है, और दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशंस भी, तो रिसाइड्स में क्या आएगा, अ पर्सन रिसाइड्स 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। एक व्यक्ति जो कि हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहता है, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट में ले लेते हैं। तो जैसे कि इंस्टीट्यूशंस क्या है, जैसे कि रिलायंस कंपनीज हैं, टाटा एंड बिरला कंपनीज हैं, मोहन एंड कंपनीज है, जो भी हमारे देश में एज ए बेसिक एक्टिविटीज़ काम करती हैं, प्रोडक्शंस करती हैं, कंजम्पशंस करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, दैट इज़ द आपके पास जो है वो इंस्टीट्यूशंस भी आपकी नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में मानी जाती है। अब जो है यहाँ पे एक मेन जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप है जो हमारी रिसाइड्स में आती है, ये एक लीगल कंसेप्ट है। लीगल कंसेप्ट मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, या फिर ये बाय बॉर्न होती है हमारे पास, जहाँ पर जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो नेचुरली उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। इट इज़ ऑल्सो ड्यूल, और ये ड्यूल भी होती है, एक व्यक्ति 2 देशों का जो है नागरिक हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या आएगा आपके पास, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, बेसिक एक्टिविटी, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो डी इंस्टीट्यूशंस आपने यहाँ पर जो है प्रोडक्शंस के लिए, कंजम्पशंस के लिए काम करती है, यानी बेसिक एक्टिविटी में क्या जाता है आपके पास, रोटी, कपड़ा और मकान, इनके लिए काम करता है, तो दैट इज़ द आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाता है। अब जो है हमारे यहाँ पे इसमें आप क्या शामिल नहीं करते, जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट में किन किन व्यक्तियों को आप शामिल नहीं करते, दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरनर्स, टूरिस्ट एंड विजिटर। जो फॉरनर्स हमारे इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए आते हैं, वो जो है नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। सेकंड, फॉरनर्स स्टाफ वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा और जापान। कोई भी फॉरनर, जैसे कि हमारे इंडिया में कनाडा और जापान की जो एम्बेसीज है, वहाँ पर वो जो है इंडियन जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे कोई फॉरनर स्टाफ काम करता है, उसको भी हम जो है नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। वो क्या होता है, जो है NRI कहा जाता है। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF वगैरह, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ होता है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, उसको भी हम जो है नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेसिक्स पॉइंट्स हैं, दैट इज़ द डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी नेशनल इनकम को ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकें। तो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जो डोमेस्टिक इनकम है वो क्या है, फैक्टर्स इनकम है। फैक्टर्स इनकम, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अभी हमने पढ़ा है कि टोटल ऑफ फैक्टर इनकम रेंट, वो जो आगे आपके पास रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मेन जो यहाँ पे पॉइंट आपने ध्यान रखना, दैट इज है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इट मीन्स पोलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशनल। तो यहाँ पर हम पोलिटिकल टेरिटरी मतलब जो भी जोग्राफिकल एरिया जो हमारे देश की बाउंड्री को तक जाता है उसको हम पॉलिटिकल टेरिटरी कह देते हैं राष्ट्र का, तो वो उसको हम बोल देते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो पॉलिटिकल टेरिटरी मीन्स क्या होता है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइंड जो निश्चित किया जाता है वो वाला एरिया जो है आपका ज्योग्राफिकल एरिया में आता है। विद इन विच पर्सनस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, और जहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित इस जोग्राफिकल एरिया में कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अपनी जो है गुड्स एंड कैपिटल को या व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंटली आ जा सकता है, और वहाँ पे जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को भी वो ईजिली पेड कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, दैट इज़ द पॉलिटिकल टेरिटरी मीन्स। तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो कोई भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो है जो उसके नॉर्मल रेजिडेंट के हैं वो उस एरिया में घूमते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। एम्बेसीज, जो भी एम्बेसीज आपके पॉलिटिकल एरियाज में आती हैं, दैट इज जो है आपके पास पॉलिटिकल टेरिटरी में आ जाएंगी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन अब्रोड, अगर कोई इंडिया की मिलिट्री
जो है अब्रॉड में एस्टेब्लिश है, वहाँ पर जाकर वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में मानते हैं, ना कि उसको जो है उसमें जो है हम फॉरेनर में मानते हैं। तो इसको जो है हम एक एग्जांपल से भी समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है ये हमने बनाया है, ये हमारी एक इंडियन जो है हमारी जोग्राफिकल डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो यहाँ पर अगर सपोज करो कि जो एम्बेसीज ऑफ कनाडा हमारे इस एरिया में लोकेटेड इन इंडिया है, तो ये जो एरिया है आपके पास, इसको हम जो है अपने डोमेस्टिक एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एम्बेसीज है वो जो है कनाडा की है, ना कि इंडिया की है। तो जो इंडिया के आसपास जो भी वाटर्स हैं, जो भी वाटर है मतलब वाटर इन सीज वगैरह जो भी है, वो वाला एरिया भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरीज में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है सेम थिंग इसी चीज़ को हम लेते हैं कि अगर कनाडा या जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारे इंडिया की कोई एम्बेसीज है और वहाँ पर हमारे जो है काम करते हैं, तो उस जो एम्बेसीज को अब्रॉड में जो एम्बेसीज है, उस एम्बेसीज को हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है इंक्लूड करेंगे। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इस प्रकार जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई ऑयल्स के रिंग्स वगैरह हैं, ऑयल के रिंग्स वगैरह, वो भी जो है हमारे पास अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का ही एक पार्ट माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है इस वीडियो के नेशनल इनकम के जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम पढ़ेंगे, जो कि मेन 8 एग्रीगेट्स होते हैं। तो जो आपको नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करते समय जो है इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।